हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट जो लेक्चर पे थे उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ ली थी कि कैसे ऑक्सीजन आपके लंग्स एल्वेलाई से टिश्यू कैपिलरीज तक पहुंचता है और CO2 कैसे टिश्यू कैपिलरीज से लंग कैपिलरीज तक जाता है। फिर अगला स्टेप है आपके टेक्स्ट बुक का, दैट्स अ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। पहली बात आती है कि सर हम लोगों के अंदर, हम लोग का मतलब हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं भाई, हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी है, दैट इज एबिलिटी टू रेगुलेट, एबिलिटी टू रेगुलेट ब्रीदिंग। एक्चुअली जो लिखा है रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। ऑन डिमांड, जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर देते हैं, क्योंकि इन जनरल जो लिखा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसका ताल्लुक इस जगह पर ब्रीदिंग से भी है। तो बात कैसे हम इसे समझें? जैसे अगर आप इस समय चुपचाप आराम से बैठे हुए हो, तो अगर इस समय आप देखें तो आपके कोई 12 से 16 ब्रीदिंग आपका रेट है, इतना प्रति मिनट। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करो तो यही 12 से 16 बढ़ करके सिर्फ 20 से 24 भी हो सकती है। बढ़ी, हमने ऐसा तो नहीं कि स्विच ऑन ऑफ किया होगा, ऑटोमेटिकली ऑटो रेगुलेशन है इसका, और हमारी बॉडी कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाती है कि हम ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं, और जब हम एकदम सो जाते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारी कम हो जाती है। यही बात हमने आपको बतानी चाहिए कि वी हैव एन एबिलिटी टू रेगुलेट ब्रीदिंग ऑन डिमांड। ब्रीदिंग को रेगुलेट हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग के पास एक न्यूरल मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म, और ये न्यूरल मैकेनिज्म ऑटो रेगुलेट करती है। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है। अब इसको कोशिश करते हैं समझने के लिए कि क्या कैसे रहे। इसको समझने के लिए आपको ब्रेन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं एक रफली बनाऊं आपको, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हमारा पास फोर ब्रेन है, सबसे मेजर पार्ट यही है। फिर एक आपके पास मिड ब्रेन है, दिस पार्ट। ये दो मैंने पूरा नहीं बनाना, ये है हमारा फोर ब्रेन और ये हमारा मिड ब्रेन। क्योंकि आज हमको ज़रूरत नहीं है ब्रेन की, तो हमने आगे इसको नहीं बनाया। लेकिन हाइंड ब्रेन को देखा जाए तो हाइंड ब्रेन में आपके पास 3 पार्ट हैं। एक ये पार्ट जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, फिर दूसरा एक पार्ट है पोन्स, और तीसरा पार्ट है एंड दैट इज मेडुला। हमें इन्हीं की ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमने बना दिया है तो मैं आपको लिख के दिखा दूं। ये है सेरिबेलम, दिस इज द मेडुला एंड दिस इज द पोन्स। हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो हमारी जो ज़रूरत है वो अब पूरी हो जाएगी। है क्या? ईश्वर ने हम सबको एक सेंटर दिया है। मैं ब्लू पेन से शो करूं, दिस वन, that is located in the medulla region। एक सेंटर दिया है, एक ऐसा कंट्रोल सेंटर दिया है जो ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। कितना इंस्पिरेशन होना है, कितनी देर तक होना है, और कितनी देर तक एक्सपायरेशन। इस सेंटर को हम लोग नाम देते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। लय बनाता है इसलिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हम अब बार बार इसे बोलें, उससे अच्छा हम RRC कहें। इट विल रेगुलेट इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। हाउ? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू योर मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम सेंड इम्पल्सेस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक और सेंटर है, जब आपसे कभी पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, रिदम ना भी बोला जाए तब भी आप कहेंगे मेडुला। और बेहद पॉपुलर सवाल है, आसान सवाल है, ये टफ नहीं है। इवन जनरल बात कही जाती है कि रेस्पिरेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, तो आप कहते हैं मेडुला। एक और सेंटर हमारे पास है, हम वो भी शो करें।
ये पॉन्स में है। इसे हम लोग कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक्चुअली सेंटर और भी हैं, लेकिन हम सिर्फ वही बात करें जो आपकी किताब में है तो आपको अच्छा लगेगा। यानी जो वास्तव में रेस्पिरेटरी सेंटर है वो यही है, लेकिन कुछ और फंक्शन के लिए एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। न्यूमो का मतलब आप समझते होंगे एयर, और टैक्सी का मतलब मूव करना। ये पॉन्स में है, लेकिन जब जनरलाइज सवाल आएगा कि ब्रीदिंग सेंटर कहाँ है, सेंटर फॉर रेस्पिरेशन कहाँ है, तो आप आंसर मेडुला करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वहीं है। अब इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर को रेगुलेट करता है। इट हैज एबिलिटी टू ऑल्टर द रेस्पिरेशन। कैसे? ये इस पर कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है कैसे? ऑल्टर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जो है वो उसका कितनी देर तक होना है वो ये तय करता है। जैसे आपने इंस्पायरेशन शुरू किया तो पीसी जब तक अलाउ करेगा तभी तक इंस्पायरेशन होगा। तो अगर मान लीजिए उसने ज्यादा देर तक अलाउ किया तो इंस्पायरेशन देर तक होगा, लाइक। और उसने कम देर तक अलाउ किया, बस। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को ऑल्टर कर सकता है तो दैट मीन्स ऑल्टर रेस्पिरेटरी रेट, यानी ब्रीदिंग रेट को भी रेगुलेट कर सकता है। एक घटा बढ़ा सकता है ना। ब्रीदिंग रेट का मतलब अगर इंस्पायरेशन का टाइम बढ़ गया, इंस्पायरेशन टाइम बढ़ गया तो जाहिर है ब्रीदिंग रेट तो घट गया ना, एंड वाइस वर्सा। भाई अगर आप ऐसे ऐसे सांस लेते हो लाइक दिस, तो जाहिर है 1 मिनट में आप कम बार सांस लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे सांस लेते हो जिसमें आप देखें इंस्पिरेशन का टाइम छोटा है, तो जाहिर है 1 मिनट में आप ज्यादा बार सांस लोगे। यही हमने कहा। तो ये जो आप कहने की बात है कि ये इंस्पिरेशन तो ये करता है, ब्रीदिंग तो ये ही कराता है, लेकिन कितनी देर तक इंस्पिरेशन होना है वो पीसी रेगुलेट करता है। इसीलिए हम लोग पीसी को कहते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, like this. This is the pneumotaxic center. Pneumotaxic center can alter the duration of inspiration and regulate the breathing rate. तो ये दो लोग मिल करके आप में ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसी जरूरत होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां तक पहुंचेगी। अब इसी में एक मैकेनिज्म और समझिए, वो क्या है कि इसके पास जहां रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसी के बगल में एक और एरिया पाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। दिस वन, ये रेड पेन से जो लिख रहे हैं इसे हम कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। दिस कीमोसेंसिटिव एरिया का मतलब क्या हुआ? तो जाहिर बात है भाई ऐसा कोई एरिया होता होगा जो पर्टिकुलर किसी केमिकल के प्रति सेंसिटिव होता होगा। कैसे? तो दिस कीमोसेंसिटिव एरिया इज अ सेंसिटिव फॉर सर 3 चीजों के लिए। एक तो सर CO2, दूसरा H+ और तीसरा pH। जो इसके कांटेक्ट में आएगा उस पर अभी हम बताते हैं कैसे। तो पहले तो आप रेगुलेट करिए कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था उसी के जस्ट बगल में एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, एंड दिस कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू द CO2 कंसेंट्रेशन, H+ कंसेंट्रेशन एज वेल एज pH। अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे? होता क्या है कि आपकी ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई की जाती है एंड दैट इज बाय द कैरोटिड आर्टरी। ये ब्लड लेकर यही जाता है, इसका नाम हुआ कैरोटिड आर्टरी। दिस
तो ये ब्लड लेकर आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहुँचेगा इस जगह पर CSF होगा, भाई ब्रेन के अंदर तो ब्लड जाता नहीं है, और ये जो CSF है इससे जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो पूरी तरह से नहा रहा होता है। अब आप सोचिए, इस जगह ब्लड पे आइए, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए CO2 का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ गया, तो ब्लड में बढ़ गया तो जाहिर है यहाँ भी बढ़ गया होगा, और यहाँ बढ़ गया होगा तो सर ये कीमोसेंसिटिव एरिया को पता चल जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का चेंज चाहे CO2, H+ या pH के बिहाफ पे अगर आपके आर्टीरियल ब्लड में होगा, आर्टीरियल ब्लड इसलिए क्योंकि आर्टरी ही ब्लड पहुंचाती है, आर्टीरियल ब्लड में होगा, दैट इज डिटेक्टेड बाय द कीमोसेंसिटिव एरिया, वो तुरंत पहचान लेगी, तभी तो इसका नाम है। लेकिन थोड़ा इसमें बीच में एक पेंच है, बच्चा समझता है ब्लड में बढ़ेगा तो उनको कैसे पता चल जाएगा। अगर आप आगे पढ़ें तो बताया जाता है कि वही ब्लड जो कैरोटिड आर्टरी है यही आगे चल के कोरोइड प्लेक्सस बनाता है, और कोरोइड प्लेक्सस से CSF का फॉर्मेशन होता है। कोरोइड प्लेक्सस इज फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द पाया मेटल। समझ में नहीं आए तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये बातें आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर ब्लड में कोई चेंज होगा तो CSF में चेंज होगा, तो कीमोसेंसिटिव एरिया को पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बता देगा। कैसे बता देगा, देखिए बताने का उसका तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए आपके ब्लड में, अब ब्लड की जगह हम क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि हम आपको आर्टीरियल ब्लड लिखें। आर्टीरियल ब्लड में सपोज करिए CO2 का लेवल बढ़ गया, तो जाहिर है CSF में भी बढ़ गया होगा, भाई ये तो इसी से बना है ना। और CO2 बढ़ते ही सर क्या होता है, CO2 और वाटर ये आपस में रिएक्ट करके H+ बनाती हैं, बाइकार्बोनेटाइन। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई H+ भी बढ़ गया होगा, यानी आपके जो कीमोसेंसिटिव एरिया था एंड दैट बिकम स्टिमुलेटेड, कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेट हो जाएगा दिस। इसका क्या नतीजा होगा, जैसे ये कीमोसेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट होगा उस समय क्या होगा, जो RRC था एंड यस दैट बिकम्स एक्टिव, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, एंड दैट इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट कह लें या रेस्पिरेटरी रेट कह लें, ये बढ़ा देगा। बस जी यही आपकी समरी है कि अगर आपके शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो सर कीमोसेंसिटिव एरिया उसे डिटेक्ट कर लेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, सब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दौड़ भाग कर रहे हो ज़्यादा, तो जब एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा होने लगती है तो जाहिर है मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो सर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो अभी हमने आपको कोरिलेट करके दिखाया, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। सर जितना ज़्यादा CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ब्रीदिंग रेट आपकी बढ़ेगी। इसलिए जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपकी सांस की रफ्तार बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते जाओगे सांस की रफ्तार उतनी बढ़ती जाएगी। आपके एग्ज़ाम के सवाल में कई बार CO2 ना कह करके H+ कह देते हैं, जबकि मैं ये आपको एक साथ बता रहा हूँ, आपसे CO2 बढ़ा हुआ कहा जाए या H+ बढ़ा हुआ कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। अरे और एक बात है भी, pH घटा हुआ भी तो कह सकते हैं, ये तीनों एक ही बात तो है, आप देख लीजिए। अब ये अलग बात है, आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए हम कहते हैं खाली CO2। मीन्स ये सारांश निकला कि अगर आपके आर्टेरियल ब्लड में CO2 बढ़ जाए या H+ बढ़ जाए या pH घट जाए, इन तीनों परिस्थितियों में कीमोसेंसिटिव एरिया को पता चल जाएगा। वो कीमोसेंसिटिव एरिया जस्ट बगल में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसको स्टिमुलेट कर देगा, और वो जल्दी जल्दी उस एक्स्ट्रा CO2 को एक्सपेल करना चाहेगा, इससे वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा।
अब आप सोच रहे हो यार बार बार इसी की बात CO2 की, H+ की या pH की कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। सर नहीं है। जो आपका जो कीमो सेंसिटिव एरिया है एंड दैट इज इनसिग्निफिकेंट, मैं स्पष्ट इससे लिख दे रहा हूं, कीमो सेंसिटिव एरिया इज इनसिग्निफिकेंट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप समझ ऐसे जरूर सकते हो कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इससे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, आप समझ सकते हो। लेकिन सर ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम ऑक्सीजन पर आधारित कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये कभी भी ऑक्सीजन से निर्भर नहीं है। ऑक्सीजन बढ़े या घटे इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको ऐसे भी आप जोड़ के देख लीजिए, अगर कोई ऐसी कंडीशन सोचें जहां पर CO2 का लेवल एकदम कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो सर आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी कम हो जाएगी और हो सकता है ब्रीदिंग स्टॉप भी हो जाए। इसलिए जैसे एक भावना लोगों ने बना रखी CO2 खराब गैस है, तो सर ये भावना छोड़ दीजिए, इतनी भी खराब नहीं है। CO2 is a very essential in your body, in your blood, just to maintain the rhythm of the respiration. कहीं भी ऐसा आप सोच लीजिए CO2 की मात्रा अगर घटती चली गई तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। इसको आप दूसरी भाषा में जोड़िए, ये आपकी मर्जी है कि H+ कम हो जाए या pH बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्रीदिंग रेट उसी के हिसाब से चेंज होगी, घटती जाएगी। कहीं भी ऐसी कंडीशन आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, CO2, H+ and pH has a very significant role in for regulation of respiration। जरा पिछले टॉपिक पे फिर से आइए। हम लोग ने ये तय कर लिया था कि हमारा जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, एंड यस दैट इज वेरी सेंसिटिव फॉर पर्टिकुलर 3 कंपोनेंट। ऑक्सीजन के लिए तो सेंसिटिविटी आई नहीं। एक और चीज ईश्वर ने दी है, उसे देखिए सर, यहां पे आइए। ये जो हम लोग के पास कैरोटिड आर्टरी है, इसमें आपके पास ऐसे एक कैरोटिड आर्टरी में ऐसे एक साइनस होगा, इसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस, साइनस मतलब स्पेस है। इस कैरोटिड साइनस के पास देखा जाए तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यस, यहां पे साइनस में, और दीज रिसेप्टर्स आर यस कनेक्टेड टू द कीमो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कीमो सेंसिटिव एरियाज यहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो ब्लड यहां से गुजर रहा है इस जगह से, अगर भाई वहां जाने से पहले तो गुजरेगा तो यहां से ना, तो अगर यहाँ पर CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो पता यहीं चल जाएगा और ये मैसेज जो है वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को पहले ही पहुंच जाता है। यानी ईश्वर ने कुछ ऐसा आपको बनाया है कि जो CSF बनेगा, कीमो सेंसिटिव एरिया को मैसेज मिलेगा, उसके माध्यम से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज आएगा, उससे पहले there are the few receptors present in the carotid sinus which detect increased या decreased CO2, H+ या pH and pass its information to the respiratory rhythm center। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे ज़रूरत पड़ने पर अपने ब्रीदिंग रेट को हम बढ़ा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम ब्रीदिंग रेट को घटा सकते हैं। तभी मैंने कहा जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, CO2 का लेवल ज़्यादा है, तो ब्रीदिंग रेट इसलिए ज़्यादा है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, जैसे एकदम रेस्ट की कंडीशन में बात करिए, स्लीपिंग से स्लीप, इस कंडीशन में बात करिए तो इस समय आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो लीस्ट होता है, सबसे कम है, और सबसे कम है तो सर CO2 का लेवल भी सबसे कम है, और CO2 का लेवल कम है तो इसीलिए ब्रीदिंग रेट इज द मिनिमम, इसलिए सबसे कम है। तो जो हमारा ब्रीदिंग है, यही हम लोग कह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि बड़ी आसानी से ज़रूरत के मुताबिक वो ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट कर सकती है। वो इस बात का तय करती है कि सर CO2, H+ या pH हमारे ब्लड या बॉडी फ्लूइड में
किस लेवल पर हैं, एंड यस, ऑक्सीजन का कोई भी विशेष प्रभाव ब्रीदिंग रेट पर नहीं पड़ता है। मैं एक और पॉइंट आपको बड़ा जोर देना चाहता हूं। जब हम बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कहते थे, याद करें जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाया था, जब मैंने बाइंडिंग की बात की थी, तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पर ब्रीदिंग रेट इज प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द CO2 कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+, pH, but insignificant to the oxygen concentration. Yes.